जय श्री राम। मैं जनक सिंह चौहान हूँ। ये मेरी साइकिल है। मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ और अभी मैं पूना हूँ। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज के नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त महेंद्र भाई मोदी और अभी मेरे साथ है जनक सिंह चौहान, जो साइकिल से 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं और आज मुझे पुणे में मिले हैं। तो हम आज उनसे कुछ बातें करेंगे और उनकी यात्रा के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए आप उनसे बातें करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपके नाम, आपके गाँव और आपके परिवार के बारे में कुछ बातें बताएं हमें। जय श्री राम सभी दर्शक मित्रों को। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम जनक सिंह चौहान है। मैं गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के थराद तहसील का नारोली गांव का हूँ। मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया है, वो डॉक्टर है। मेरे मम्मी जी जो अभी घर पे है और वो पूर्व सरपंच रह चुके हैं। पिताजी जो पूर्व डेलीगेट है और अभी कृषक है। और मेरी दादी जी है और मैं नारोली गांव से हूँ। अब आपने कहाँ से यात्रा चालू की थी और क्या कब आपने यात्रा चालू की थी, उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने यात्रा स्टार्ट की थी गुजरात में द्वारिका से 26 मार्च के। 26 मार्च में साइकिल लेके द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाता हूँ। नागेश्वर से सोमनाथ, वहां से गुजरात के मोगल धाम भगोड़ा, बगदाणा, सारंगपुर, बरोड़ा, सूरत, फिर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, इंदौर से उज्जैन महाकाल, मथुरा, वृंदावन, ग्वालियर, आगरा, हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीम करोली बाबा आश्रम, कैची धाम, फिर वहां से होते हुए बरेली, लखनऊ से अयोध्या, फिर काशी बनारस, फिर बिहार में भगवान बुद्ध की भूमि बोध गया, फिर वहां से झारखंड में बाबा धाम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड में पश्चिम बंगाल से होते हुए मैं एंटर करता हूँ ओडिशा में जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से होते हुए मैं श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश में जाता हूँ। फिर वहां से होते हुए मैं चेन्नई से रामेश्वरम, मदुराई, बेंगलोर, कोल्हापुर और अभी मैं हूँ पुणे में। मैं यात्रा कर रहा हूँ राम सेतु पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम। आज मुझे 170 दिन हो गए हैं और अभी मेरे 9 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 9,200 से ज्यादा किलोमीटर हो गए हैं। एक मिनट, आप अपनी इस यात्रा से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो के जरिए आप लोगों को संदेश दे सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। जी बिल्कुल। मैं यात्रा तो लोगों और गवर्नमेंट दोनों को मैसेज पहुंचाने के लिए कर रहा था। तो मेरी रिसर्च थी राम सेतु के बारे में। तो पहली तो ये थी कि मैं राम सेतु के बारे में जो भी है जागरूकता लाऊं। तो राम सेतु कैसे बना था वो मैंने हर वीडियो में जितने लोगों से हुआ बातचीत में बताया। खासकर मैं युवाओं को संदेश देता हूँ, आपको लाइफ में जो करना है करना, आप क्लब जाना है, पार्टी करना, जो करना करिए, बट अपने संस्कृति का सम्मान करे और उसका प्रचार और प्रसार करे और उसे आगे बढ़ाए और लोगों से गौरव से उसका प्रचार प्रसार कीजिए और अपने धर्म के प्रति जुड़े रहिए। आप कहाँ पे भी हो, भारत में हो, विदेशों में हो, या कहीं पे भी हो। और आपने ये यात्रा चालू की, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, आपको कहाँ से ऐसा विचार आया। लेकिन ऐसा रहता है कि आज के युवाओं को ऐसा कुछ विचार नहीं आता है कि धर्म के बारे में कुछ बोले, कुछ करे। आपको कहाँ से विचार आया, कहाँ से प्रेरणा मिली, उसका भी कुछ हमें बताएं। देखो, बात विचार की हो तो विचार को तो लोगों को आ सकते हैं, बट विचार को एक तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत बड़ी बड़ी बात वही है। तो विचार तो आ सकता है बट उसको अमल में लाना जरूरी था। तो बात करें विचार की, तो जब मैं इतिहास का ही विद्यार्थी रहा हूँ तो मैं अपने कॉलेज के दिनों में इतिहास का पढ़ रहा था। तो अचानक से मैंने राम सेतु के बारे में पढ़ा, फिर मैंने डिटेल में पढ़ा, फिर मैंने रिसर्च की तकरीबन 8 महीने अराउंड में अलग अलग जगह जाता था, लोगों से भी बात करता था, फिर बहुत सारी रामायणें पढ़ी, अलग अलग कवियों द्वारा लिखी गई। फिर मैंने ये देखा कि राम सेतु एग्जैक्टली कैसे बना था। तो लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि राम सेतु से पत्थर से बना था, ऐसा सब मानते थे, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। राम सेतु जो वाल्मीकि रामायण है वो सबसे ऑथेंटिक चीज है। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार आप और हम सब देखते हैं तो राम सेतु बना था पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं, पहाड़, मिट्टी, लता, डाली, पुष्प और हर पेड़, हर एक चीज का मिश्रण मिला के राम सेतु बना था। तो ये तो कंफर्म था कि राम सेतु तो था। फिर मैंने ये देखा कि वो कब तक भारत से श्रीलंका के बीच वो रास्ता मौजूद था। फिर मैंने बहुत सारी डिटेल निकाली और संशोधन किया तो पता चला कि 1480 तक भारत से श्रीलंका लोग
पैदल जाते थे और उस पे व्यापार भी होता था। तो फिर मुझे और जिज्ञासा हुई और मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना उस रास्ते को वापस बनाया जाए, जो भगवान राम और उनकी सेना और इतना बड़ा हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, तो और व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो और सांस्कृतिक। तो इसी मैसेज के लिए मैंने फिर यात्रा करने के बारे में सोचा। पहले सोचा कि ज्ञापन देंगे या निवेदन आवेदन देंगे, बट फिर ये होता है कि उसको सिर्फ डस्टबिन में डाला जाता है। तो इसीलिए मैंने यात्रा स्टार्ट की कि गवर्नमेंट तक ये मैसेज जाए। इसीलिए मैंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की साइकिल यात्रा का प्लान किया। आप इस साइकिल यात्रा तो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, धार्मिक काम है और ये भारत के लिए भी एक गर्व का होना चाहिए। और इस यात्रा में आपको कई खराब कई अच्छे अनुभव भी हुए होंगे, तो उस अनुभव के बारे में भी आप कुछ हमें बताएं। हाँ, पहले तो बता दूं को मैंने बचपन के बाद कभी इतनी लंबी साइकिलिंग नहीं की थी। अचानक से दिमाग में आया, तो फिर ग्राउंड पे चीज़ें करनी थी, तो साइकिलिंग का तो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। मैं निकल गया था ऐसे ही साइकिलिंग डायरेक्टली जब द्वारका जाके ही खरीदता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। 26 मार्च को निकलता हूँ, तो वो मोस्ट ऑफली गर्मियों के ही दिन थे। तो गर्मियों के दिन में बॉडी को प्रिपेयर करना था, तो मेंटली भी स्ट्रांग होना था और यात्रा तो करनी थी, बट साथ में लोगों से भी जुड़ना था। तो लोगों से जुड़ने के लिए मैंने खुद मतलब पहले मैंने मेरी नींद 4 घंटे 5 घंटे कर ली थी। दिन में साइकिलिंग करता था, कांटेक्ट बना था सोशल मीडिया के थ्रू, ग्राउंड पे भी लोगों से मिलना, सुबह मिलना, शाम को मिलना, उनसे आगे से अप्रोच करना, लोगों से कैसे कांटेक्ट करवाने हैं, तो मेरा मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो ऐसे खुद को फिट रखना था, मेंटली फिजिकली लोगों से मिलना था, सबकी बातें सुननी थी, सबका रिप्लाई देना था, सबको कॉल आया था, चाहे मैं नींद में भी हो तो उठा के अटेंड करना पड़ता था। तो सब यात्रा करनी थी। तो ये तो 6-7 महीना तो एटलीस्ट भोग तो देना ही पड़ेगा, तभी कुछ तो हो पाएगा। तो उसके बाद पहाड़ी एरिया में साइकिलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मेंटली स्ट्रांग रहना वहाँ बहुत ज़रूरी है फिजिकल से ज़्यादा, क्योंकि अकेले होगे तो आप थक जाओगे। बट मैंने मेडिटेशन वगैरह का भी सहारा लिया, थोड़ी मिनटों कर लेता था। ऐसे ऐसे करके मेरी यात्रा स्टार्ट थी और लोगों से मिलते थे, तो वहाँ होटल भी करना पड़ता था। ऐसे धीरे धीरे करके यात्रा आगे बढ़ानी थी। अनजान एरिए थे, कई जंगल थे, पानी की समस्या ना आए, इसीलिए ध्यान रखना था कि 2 बोतल एटलीस्ट अपने साथ रखूं और उसको जैसे ही खत्म हो जाए तो नया खरीदने की या पानी का स्रोत ढूंढने की कोशिश करूं। तो ऐसे चैलेंजेस भी थे। केदारनाथ की तरफ ठंड वाला एरिया था, वहाँ पहाड़ी थी और अपना कोई मतलब 1-2 बार ही फ्रेंड्स मिले वहाँ, जो भी मेरे गाँव के थे, तो वो भी चैलेंजिंग था। तो मतलब हर चीज़ को मैनेज करना था, आगे अप्रोच करना था और गर्मी, बारिश, सर्दी, हर चीज़ का ध्यान रखना था। ऐसे ऐसे करके ये सारे चैलेंज यात्रा में आते हैं, बट आपका संकल्प अगर मजबूत हो तो वो चैलेंज कुछ नहीं है आपके सामने। हाँ, सही बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही, आप बहुत अच्छी यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का आपका उद्देश्य राम सेतु पुनर्निर्माण हो, उसकी बात आपकी गवर्नमेंट तक पहुंची कि नहीं, उसके बारे में भी थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक मेरा मेन ही टारगेट ये था, तो पहले ही दिन मैंने अहमदाबाद जो बीएचपी का एक मेन फ़ोन नंबर हेल्पलाइन थी, वहाँ पे कॉल किया। उन्होंने गुजरात के बहुत सारे कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करवाए और मैं ऐसे ऐसे संगठनों से लोगों से मिलता जा रहा था। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या और भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, कोई भी आइडियोलॉजी के, मतलब मैं मिल तो सबसे रहा था। तो धीरे धीरे करके मैं अभी बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों से मिला। गुजरात के राज्यपाल और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी से भी मिला। और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे थराद के धारासभ्य श्री शंकर भाई चौधरी का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया इस यात्रा में। हर चीज़ का मतलब जो प्रोवाइड करवाने थे उन्होंने अब यथासंभव हर मदद का ऐलान किया और मुझे भरोसा दिलाया और बहुत जगह मुझे हेल्प की, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों से मिलते मिलते प्रधानमंत्री जी तक ऐसे मैसेज पहुंचा। तो आज से 1 महीने पहले उन्होंने दिल्ली श्रीलंका के राष्ट्रपति को इनवाइट किया और एग्रीमेंट बनाया कि आने वाले सालों में सर्वे के बाद भारत और श्रीलंका के बीच एक जमीनी मार्ग से पुल जोड़ा जाएगा और साथ में एक पाइपलाइन भी बनाया जाएगा। व्यापारिक और सांस्कृतिक दोनों संबंध मजबूत किए जाएंगे। तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि आने वाले सालों में भारत और श्रीलंका एक राम सेतु के याद में जो पुल बनेगा उससे कनेक्ट होने वाला है और प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बोला है, तो ये कार्य बहुत अतिशीघ्र पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हाँ, अभी आपकी यात्रा तो कुछ महीनों में पूरे होने वाली है, उसके बाद आपका क्या विचार है, आप क्या करने वाले हैं?
देखो, अभी तो यात्रा के बाद तो धर्म और संस्कृति के लिए बहुत कुछ करने का प्लान है। अभी जमीन पे इतने लोगों से मिले हैं, इतना नॉलेज एक्सपीरियंस मिला है, तो लोगों के बीच ही रहने का प्लान है। अब आगे देखते हैं कि भगवान जी की इच्छा क्या करवाने की। बाकी बहुत सारे प्लान हैं भविष्य में, वो भी जाहिर करना योग्य नहीं होगा, क्योंकि जब तक चीज़ें हो ना पाए उसको मैं डिस्क्लोज करने में बिलीव नहीं करता हूँ। आपकी यात्रा के बाद आपका कुछ राजनीति में जाने का वगैरह का ख्याल है? कोई पार्टी की तरफ से ऑफर आए तो आप क्या राजनीति में जाना चाहोगे? उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जैसे राजनीति का एक सवाल सुनेंगे तो सबके मन में एक थोड़ा नेगेटिव भाव आता है। बट मैं बता दूं कि राजनीति अगर आपको जनता की सेवा करनी है और उसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आपको पावर भी मिलती है, पोजीशन भी मिलती है, और सिस्टम में रह के आप बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं। रही बात राजनीति की, तो मैं बता दूं कि मैं एबीवीपी का पार्ट हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो कॉलेज के दिनों में मैं उसका हॉस्टल प्रमुख था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से। तो रही बात भविष्य की, तो भविष्य में तो जो भगवान जी करवाएंगे, उनकी जो मर्जी रहेंगी, उस दिशा में हम पूरा प्रयास करेंगे। बट राजनीति में आए या ना आए, बट जनता के बीच रहेंगे और सब कुछ सुनेंगे और अपने संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार तो करेंगे ही।